हेलो बच्चों, प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का मॉडल सेट का 5वां सीरीज। क्योंकि मैंने 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट, 4 सेट भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसे आज हम 5वां सेट को करेंगे। और इसमें आपका पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यथा तथ्य ये चित्र प्रस्तुत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि जातीय असमिकता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो याद रखिएगा, बीछीन और अबीछीन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 3, और 3 में आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो यह कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा, कार्यकुशलता। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4, और 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो याद रखिएगा, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और इसका पूछेगा कि रूपांतरण हिंदी में किसने किया है। तो ललाई सिंह यादव है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो याद रखिएगा, ये सेन साहब ऐसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो याद रखिएगा, ये आपका नीति कथा हो जाएगा। यहाँ पर कक्षा लिखा गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नीति कथा होगा, याद रखिएगा, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये गलत है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। देखिए, मंगमा की बहू का नाम पूछेगा कि क्या था। तो उसका नाम था नजमा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुदित कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो जो माँ कहानी है ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की आपको बता दें तो ये 4 संतानें थी। और पूछेगा कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी। तो 3 को। कौन कौन। तो 2 लड़का और 1 लड़की। और इसकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। तो जो नगर कहानी है एक तमिल कहानी है। यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पपाती होगा, पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र 12 बरस था। उस कहानी में ये जो कहानी है आपका नगर कहानी से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इस कहानी के लेखक है आपका सावरदैया। और पूछेगा किसके द्वारा अनुदित है। तो ये स्वयं अनुवादक थे। यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। इस कहानी का अनुवादक भी है और लेखक भी है। उसके बाद है आपका 14 नंबर प्रश्न, और पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका लेखक आपका भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। इनको बाबा साहब और कई नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 15, और 15 में आपसे पूछा जा रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो एक वृक्ष की हत्या इन दिनों से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी का जागरण होता है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। षष्ठी के विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है। तो देखिए, षष्ठी का विकास का प्रथमा अक्षर आपसे पूछा जाएगा। तो विपर्यता पर छलके आंसू। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है। तो ये जीवानंद दास की कविता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित कविता है। तो ये
हम आपको बता दें, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक पूछेगा आपसे, तो ये आपका रेनर मारिया रिल्के है और यह एक जर्मनी भाषा से अनुवादित कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो आपका श्रीनिवास द्वारा रचित कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात है आपका क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में आपका महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी की है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछा जा रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध कि दूध पानी, क्या होगा इसका सही जवाब। तो सही जवाब की हम बात करें तो श्रम विभाजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी 100% सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा सभ्य है, ठीक है, सभ्य होगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ये श्रम विभाजन। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में से पूछा जा रहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो जो 20 के दांत कहानी है ये आपका नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में से पूछा जा रहा है खोखा का दूसरा नाम क्या था। देखिए खोखा का मतलब होता है बच्चा, और ये खोखा का नाम आपका इस कहानी में कासू था, यानी ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। और ये पूछेगा कि ये कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में से पूछा जा रहा है मदन किसका पुत्र था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा, गिरधर लाल। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में से पूछा जा रहा है परवल कौन सी संज्ञा है। तो देखिए बाबू परवल संज्ञा आपसे पूछेगा तो ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में से पूछा जा रहा है कुर्ता कौन सी संज्ञा है। तो कुर्ता आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि कुर्ता एक कुर्ता की बात नहीं हो रही है, आपके जितने संसार में कुर्ते हैं उस सबकी बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में से पूछा जा रहा है तोशक कौन सी संज्ञा है। तो तोशक भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में से पूछा जा रहा है झुंड कौन सी संज्ञा है। तो झुंड कहेगा एक झुंड एक समूह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में से पूछा जा रहा है गंगा कौन सी संज्ञा है। तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर पूछ देता नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी आपका ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन किसी नदी का नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में से पूछा जा रहा है जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। देखो जमशेदपुर एक नाम दे दिया, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है यथासंभव में कौन सा समास है। ठीक है, तो यथासंभव में कौन सा समास है, तो एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। जिस शब्द के पहले रहेगा आपका प्रति, भर, बे, यथा, उस सभी का होगा आपका अव्ययी भाव समास, यानी यथा लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में से पूछा जा रहा है पराधीन में कौन सा समास है। देखिए पराधीन में आपसे समास पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा पराधीन में आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि पराधीन में आपका विभक्ति चिन्ह आ रहा है, परा के लिए यानी दूसरे के लिए अधीन, पराधीन, तो इसमें के विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में से पूछा जा रहा है पतझड़ में कौन सा समास है। तो पतझड़ में याद रखिएगा पतझड़ में आपका तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 35 नंबर प्रश्न, और पूछा जा रहा है चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है। तो चरित्र चित्रण आपका पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा चरित्र चित्रण में आपका तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम बता देते हैं कि कैसे तत्पुरुष समास होगा। तो चरित्र का चित्रण, ठीक है, चरित्र का चित्रण वियोजक चिन्ह देकर नहीं टिक करना है कि आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। याद रखिएगा चरित्र का चित्रण, इसमें का विभक्ति आ रहा है, और हमने बता दिया आपको कि विभक्ति चिन्ह जिसमें रहेगा तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद है आपका 36 नंबर प्रश्न, और 36 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि काल के कितने भेद है। तो काल के आपका 3 भेद होता है। याद रखिएगा
भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। उसके बाद है 37 नंबर प्रश्न, और 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है वर्तमान काल के कितने भेद है। तो वर्तमान काल का आपका हम बता दें, यह हिंदी में बात हो रहा है, तो हिंदी में वर्तमान काल के 5 को भेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में से पूछा जा रहा है भविष्यत काल के कितने भेद है। तो भविष्यत काल का आपका हिंदी में 3 भेद होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 39 नंबर प्रश्न, और 39 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, यानी पलंग तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कर्पूर हो जाएगा, कर्पूर, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अभिकारी है। तो याद रखिएगा, अभिकारी शब्द आपसे पूछेगा तो धीरे धीरे अभिकारी शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 में से पूछा जा रहा है आगो को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। तत्सम के अंतर्गत कि तद्भव की देशत की विषेदत। तो हम आपको बता दें ये तद्भव के अंतर्गत रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देश जो शब्द है रूढ़ शब्द में आता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ठीक है, योग रूढ़ की बात हो रही है, यानी जलज चंद्रशेखर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जलज चंद्रशेखर। इसके बाद है 45 नंबर प्रश्न, और 45 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशद है। ठीक है, विदेशद शब्द की बात हो रही है, यहाँ पर दूध होगा कि चाकू होगा कि जल होगा कि आम्र होगा। तो हमको बता दें जो चाकू शब्द है विदेशद शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% हो जाएगा। उसके बाद है 46 नंबर प्रश्न, और 46 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक शब्द हमको बता दें तो यौगिक शब्द आपका पाठशाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 47 नंबर प्रश्न, और 47 नंबर प्रश्न में से पूछा जा रहा है बच्चों से खेला जाएगा यह मतलब किस वाक्य का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ये कृतवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा, क्या होगा। तो इसकी बिल्कुल सही की हम बात करें तो कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही होगा। और कैसे होगा तो हमको बता दें तो क्या होता है कि कारक आप पढ़े होंगे, तो कारक में क्या होता है कि कर्ता ने कर्म से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर देखिए से विभक्ति चिन्ह रहा है, कर्म से यानी कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 में से पूछा जा रहा है अनादि में कौन सा समास है। अनादि में कौन सा समास है, तो अनादि में आपका नए तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 100% से हो जाएगा। अगर नए नहीं देता तो तत्पुरुष हो जाता। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा जा रहा है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है। देखिए मनोरथ का संधि विच्छेद मनाधन रथ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनाधन रथ। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन नंबर 50 में से पूछा जा रहा है नाविक में किन किन वर्गों की संधि हुई है। यहाँ पर हुई है तो याद रखिएगा अवधन ई की संधि हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं एक सेट में 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, और अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।